जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन और हमारे चारों 6 विधानसभा चुनाव हिमाचल में है और पूरा इलेक्शन मोड हमारा कांग्रेस पार्टी पूरे इलेक्शन मोड में है। हमारे शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो प्रभारी हैं हमारे बड़े भाई श्री रोहित ठाकुर जी, एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश सरकार, हमारे आदरणीय डॉक्टर कर्नल श्री धनीराम शांडिल जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, और हमारे स्थानीय विधायक हमारे बड़े भाई श्री संजय अवस्थी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, और विधायक हमारे हरकी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जी, और हमारे कसौली से विधायक श्री विनोद सुल्तानपुर जी, और प्रत्याशी हमारे शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार जी, जिला अध्यक्ष, हमारे राहुल ठाकुर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे बड़े भाई श्री बाबा जी, हमारे नालागढ़ से पूर्व पर पीछे प्रत्याशी भी रहे और जनरल सेक्रेटरी इंटर के अध्यक्ष भी है, हमारे प्रकाश करड़ जी, चेयरमैन हिमाचल प्रदेश सरकार, हमारे मुकेश जी, चेयरमैन जोगिंद्रा बैंक, अरुण शर्मा जी, चेयरमैन बराड़ बैंक, सुरेंद्र सेठी जी, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रमेश ठाकुर जी, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बड़े भाई कुशल जेठी जी, मेरे साथ स्पोक्स पर्सन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मेरे बड़े भाई अपना जतिन सानी जी, डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, गगन चौहान जी, डायरेक्टर बराड़ बैंक सीनियर अधिवक्ता। आप सबके सामने हमारे लोकसभा प्रभारी श्री रोहित ठाकुर जी, आप प्रेस वार्ता में को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी जो हमारे पत्रकार बंधु, हमारे सहयोगी यहाँ पर मीडिया जगत के आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे वरिष्ठ काबीना मंत्री और जो हमारे स्थानीय सोलन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक है कर्नल धनीराम शांडिल जी भी मेरे साथ उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और वर्तमान में आप CPS PWD डिपार्टमेंट भी है श्री संजय अवस्थी जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में आपको कांग्रेस पार्टी ने शिमला संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के रूप में भी उतारा है, आप भी यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित हरदीप सिंह बाबा जी, जो हमारे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2022 में प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के और वर्तमान में इंटक के अध्यक्ष है। यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त जो सोलन जिला से संबंधित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे सेठी साहब बैठे हैं, रमेश ठाकुर जी, राहुल ठाकुर जी, हमारे जो चेयरमैन है वर्तमान में हिमाचल सरकार में अलग अलग बोर्ड्स के, प्रकाश करड़ जी है, हमारे मकुल जी है, महेश जी, में सभी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ हमारे अमन सेठी जी, जो साथ में हमारा मीडिया का कार्यभार भी कांग्रेस पार्टी का देखते कुशल जेठी जी, समस्त जो हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ हमारे साथी हमारे पदाधिकारी आए हैं, मैं सभी को आदर के साथ संबोधित करता हूँ। और मेरी प्रेस वार्ता के साथ हमारे जो पार्टी के मेरे वरिष्ठ हमारे सहयोगी हैं वो भी इसमें मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसा मुझसे पूर्व कहा गया, आज पूरा भारतवर्ष चुनावी समर की तरफ जा रहा है। वैसे तो आमतौर पे हर 5 वर्ष के बाद आपकी जनरल इलेक्शंस होते हैं और इस दफा मैं समझता हूं जो राष्ट्रीय मुद्दे जो पूरे राष्ट्र के समक्ष है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के इलेक्शन के अनाउंसमेंट से मात्र कुछ दिन पूर्व एक असफल प्रयास सरकार को गिराने का किया, ये भी इस चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा।
ये मात्र 6 जगह जहां पर आपके उपचुनाव हो रहे हैं, ये मुद्दा वहां तक सीमित नहीं रहेगा। उसके अलावा चाहे हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी की बात करें, सभी जगह प्रमुख रूप से ये मैं समझता हूं मुद्दा उठेगा। एक तरह से ये चुनाव नैतिकता विरुद्ध अनैतिकता, सच्चाई विरुद्ध फरेब, जिस तरह से छल कपट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया, और जनबल और धनबल के चुनाव के रूप में 2024 का हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन, मैं समझता हूं आने वाले समय में इसको याद किया जाएगा। जहां वर्तमान में जो आपके जनरल इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, उसमें मुख्यतः राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं। वो भी आप जानते हैं कि किस तरह का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा। अनएम्प्लॉयमेंट अपने शीर्ष पे है। भारतवर्ष का हर तीसरा नौजवान आज बेरोजगार घर बैठा है। आर्मी जो बहुत ही संवेदनशील और हमारे राष्ट्र की प्रहरी है, वहां पर भी जो शॉर्ट टर्म मैं समझता हूं अग्निवीर योजना के रूप में जो लाएगी, उसका भी पूरे राष्ट्र में विरोध हो रहा है। 30 लाख से अधिक हमारे भिन्न भिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कॉर्पोरेशंस में, बोर्ड्स में आपके पद खाली पड़े हैं, जिनको भरने का मैं समझता हूं आश्वासन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है। और साथ ही साथ मैं समझता हूं चाहे वो महंगाई की बात हो, वो भी हर दृष्टिकोण से भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बढ़ी है। साथ ही साथ आज चाहे आप किसी भी वर्ग की बात करें, किसान वर्ग की बात करें, क्योंकि हमारे अन्नदाता बहुत ही महत्वता रखते हैं। वर्षों से बीच में क्रम को छोड़कर लगातार भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अपने मुद्दों से संबंधित हमारे किसान अन्नदाता, मैं समझता हूं वो एक तरह से सरकार के विरुद्ध लामबंद हो चुके हैं। एक भारी असंतोष हर वर्ग में वर्तमान में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान इनकी नीतियों के कारण रहा है, और किस तरह से प्रजातंत्र में, जिसमें एक विशेष भूमिका हमारे विपक्ष की होती है, इसको कुचलने का प्रयास किया गया। उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जहां मैं केंद्र की बात कर रहा था, हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2022 के अंत में कांग्रेस पार्टी को जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस एक वर्ष में किस तरह से हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे को जो आर्थिक रूप से हमारे कदम रोकने का प्रयास किया, उसके भी एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आप जानते कितने विपरीत परिस्थितियों में चाहे आर्थिक मोर्चे की बात हो, लगभग 76,000 करोड़ का ऋण हमें विरासत में मिला। 10,500 करोड़ की देनदारियां जो हमने अपने कर्मचारियों को, अपने रिटायर्ड पेंशनर्स को एरियर के रूप में, डीए के रूप में देनी थी, वो हमारे को लंबित पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान मिली। ऊपर से एक बहुत बड़ी आपदा, पूरी शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा, जिसके कारण लगभग 500 से अधिक बहुमूल्य जानेगी, 15,000 से अधिक हमारे मकानों का नुकसान हुआ, और हिमाचल के आधारभूत ढांचे का ही लगभग कोई 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो हमने मेमोरेंडम ऑफ लॉस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया था। और ये खेद का विषय है जहां हिमाचल सरकार जो गत एक वर्ष से, क्योंकि मैं बजट ईयर टू बजट ईयर यानी वित्तीय वर्ष टू वित्तीय वर्ष जो हमारी जो इस सरकार की आपकी एक तरह से जो कार्य करने के सारे आंकड़े होते उसके आधार पे होते हैं। एक वर्ष में जहां हमने, मैं समझता हूं बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश का विकास हो लाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो एक संघीय ढांचे के माध्यम से प्रदेश को मदद मिलती है, उसमें कटौती की। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में ही हमारे को अगर आप तुलना करेंगे 22 और 23 की,
लगभग कोई 1700 करोड़ के आसपास का कम बजट का प्रावधान प्रदेश को मिला है, जो हर सरकार का अपने जीडीपी के आधार पर जो हमारी एक लोन की लिमिट थी जो पहले 4% थी, क्योंकि हमने यहाँ पर ओपीएस प्रारंभ किया, वो कम करके घटाकर 3% कर दिया गया, जिसका भी मैं समझता हूं कोई 1500 करोड़ से अधिक का नुकसान आपका प्रदेश का हुआ है। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स जिस पर कोई सीमा नहीं थी, कोई सीलिंग नहीं थी, उसको भी कैप कर दिया। 3000 करोड़ से अतिरिक्त जो आपके मैं समझता हूँ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स होते, जैसे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, जायका के माध्यम से, एडीबी बैंक के माध्यम से जो आपके फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी एक तरह का कैप केंद्र सरकार ने लगा दिया है। ऐसे बहुत से मैं समझता हूं प्रदेश का नुकसान पहुंचाने वाले कार्य केंद्र सरकार के द्वारा हुए, और ऊपर से जैसे मैंने आपदा की बात कही थी, जिसमें लगभग कोई 12,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ, और जो हमें अंत में जो मैं समझता हूं किस्त मिली है मात्र कोई 600 करोड़ के आसपास की है। नुकसान कई गुना अधिक था। एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरे के रूप में से कहा जाता है। तो इस तरह का प्रदर्शन एक वर्ष में जो बर्ताव केंद्र सरकार का रहा, उसके कुछ उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे। साथ ही साथ हम जनता जनार्दन के बीच जो हमारी एक वर्ष में जो उपलब्धियां रही, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, रिटायरमेंट के बाद हमारे कर्मचारियों का भविष्य उनके पूरे जीवन काल तक सुरक्षित रहे, उनको मान सम्मान मिले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रांत है, लगभग कोई 77 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन बनती है। 1,36,000 हमारे कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस योजना के तहत लाया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने वित्तीय स्थिति आपके समक्ष सारे आंकड़े रखे हैं हर हिमाचली पर, जो मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी माननीय सदन में अपने व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया था। लगभग हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण है। उसके बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट थी, जो हमारी वचनबद्धता थी, उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया, और वही कारण है कि आज सैकड़ों हमारे जो कर्मचारी थे जो पहले एनपीएस में थे, अब ओपीएस में, उनको कई गुना आज उसका फायदा मिला है। और इसके कारण ही हर वर्ष लगभग कोई 800 से 1000 करोड़ के आसपास हमारे को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। और इसके विपरीत अगर आप भाजपा की बात करें, जिनका स्पष्ट रूप में दृष्टिकोण विपरीत है, चुनाव के समय में भी इन्होंने ओपीएस से संबंधित अपनी नकारात्मक सोच को दर्शाया था। और इसका नवीनतम उदाहरण आपको राजस्थान की सरकार, जहां जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो अशोक गहलोत जी ने ओपीएस की योजना वहां पर प्रारंभ की थी, इन्होंने बंद की। तो हिमाचल का कर्मचारी कभी नहीं चाहेगा कि ये योजना आपकी बंद हो। इसके अलावा नारी सम्मान योजना, ये हमारी सरकार की एक मुख्य फ्लैगशिप योजना है, और मुझे दुख भी होता है और एक तरह से परिहास भी आता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे उसमें हम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी की बात करें, सभी उनके, चाहे राजीव बिंदल जी की बात करें, पूरे एक वर्ष तक यही राग अलापते रहे कि इस योजना को कब प्रारंभ करेंगे। अब जब हमने संसाधन, क्योंकि हमारे को जो इस डबल इंजन सरकार से मिला था, मैंने आपको बता दिया कितना 76,000 करोड़ का ऋण मिला था, हमने कुछ एक वर्ष में जो हमने कदम उठाए, जिसके बारे में मैं अलग से आपसे बात करूंगा। उसके बाद जब हमने योजना प्रारंभ की, जिसका शुभारंभ फरवरी के महीने में लाहौल स्पीति से प्रारंभ हो गया था, तो इन्होंने पहला कार्य उसको रोकने का किया। हमारे इलेक्शन कमीशन में जयराम जी, जितने भी इनके हमारे विधायक हैं, सभी लोग का प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने इसको रोकने का हर संभव प्रयास किया। हम आभारी है इलेक्शन कमीशन ने, जिन्होंने सारी बातों को स्टडी करते हुए जो हमारे, मैं समझता हूँ, एप्लीकेशंस लेने की जो प्रक्रिया थी, उसको जारी रखने का निर्णय लिया। एक बहुत बड़ी जीत हमारी महिला शक्ति के लिए है। अब हमारी बहन, हमारी, मैं समझता हूँ, बेटी जो 18 साल से ऊपर है, उसको अपने पूरे जीवन काल में ये 1500 की राशि मासिक रूप से मिलती रहेगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन परिस्थितियों में हमारी प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा नीडी सेक्शन के लिए सुख आश्रय योजना को प्रारंभ करना, ये भी एक बहुत बड़ी
पहल, बहुत अच्छी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये प्रावधान किया है। हमारा हिमाचल प्रदेश 90% गांव में रहता है। हमारी आर्थिकी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है और विशेष रूप से जो वर्तमान का हमारा 24-25 का बजट है वो एक तरह से हमारी रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें बहुत से अहम कदम लिए गए। चाहे उसमें समर्थन मूल्य हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिए बढ़ाने की बात थी, जो पहले आपका गाय का दूध प्रति लीटर पहले 37 रुपए था, उसको रिकॉर्ड तोड़ उसमें बढ़ोतरी करते हुए 45 रुपीज प्रति लीटर किया गया। भैंस का दूध उसमें भी बढ़ोतरी करते हुए 47 से 55 रुपए किया गया। हमारे गेहूं मक्की जो रुझान एक हमारे, मैं समझता हूं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के प्रति में घटता जा रहा है, आने वाले समय में हमारे युवा कृषि से बिल्कुल ही मैं समझता हूं कट ना जाए। इस सोच के साथ समर्थन मूल्य प्रथम बार हमारे गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति केजी किया गया। हमारी मक्की के लिए प्रति किलो 30 रुपीज किया गया, 30 रुपए किया गया। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था। इसके अलावा अगर मैं सेब हवले क्षेत्र की बात करूंगा, चाहे नींबू प्रजाति फलों की बात करूंगा, चाहे आम की बात करूंगा, उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ जो आमतौर पे 50 पैसे की बढ़ोतरी प्रति वर्ष होती थी उसको बढ़ाकर आपका 10.5 से 1.5 रुपए की बढ़ोतरी करके 12 रुपए किया गया। एक बहुत बड़ा निर्णय था। हमारे कृषि और बागवानी के उत्पाद वजन के आधार पर बिके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। इसके अलावा चाहे मैं समझता हूं जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित बहुत से हमारे मामले लंबित पड़ते थे, एक विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में लोक अदालतें लगाई गई। इसके माध्यम से लगभग कोई 1,05,000 हमारे म्यूटेशंस हुए, इंतकाल हुए। ऐसे बहुत से कार्य हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हुए। चाहे आप किसी भी विभाग की बात कर लीजिए, मैं अपने विभाग का उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत से रिफॉर्म्स शिक्षा विभाग में किए गए और एक वर्ष में ही लगभग कोई 7,000 पदों की स्वीकृति, इसमें काफी हमारी अपॉइंटमेंट्स भी हो चुकी है। कुछ हमने इलेक्ट, हमारी काउंसलिंग आपकी टीजीटी, आपकी शास्त्री और जीबीटी की आपके रिजल्ट्स लगभग तैयार थे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं ताकि हमारे को परमिशन मिलने के बाद उनको अपॉइंटमेंट्स दी जाए। कोई 7,000 पद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ही कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत हुए, ताकि विशेष रूप से जो हमारे विदाउट टीचर स्कूल है, सिंगल टीचर स्कूल है, यहाँ पर इन पदों को भरा जाए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आईपीए डिपार्टमेंट, जिसमें लगभग 2 महीने के आसपास का समय टेंडर अवार्ड करने को लगता था, इसको भी कट शॉर्ट करके 20-21 दिन में अब आपके टेंडर अवार्ड होंगे, धरातल पे कार्य प्रारंभ हो सकेंगे। ऐसे बहुत से मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार ने अहम फैसले प्रदेश के हित में लिए हैं और सबसे बड़ा फैसला था रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, जिसके बारे में पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं कमी रही है। अगर मैं एक वर्ष का उदाहरण आपके समक्ष होगा, लगभग कोई 2200 करोड़ के आसपास का अतिरिक्त राजस्व हमें प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से हमारी ये कल्याणकारी योजना, जैसे मैंने ये हमारी नारी सम्मान योजना प्रारंभ हुई है, इसमें विशेष रूप से जो हमने एक्साइज ड्यूटी से संबंधित जो ऑक्शन के माध्यम से जो निर्णय लिया, उसमें लगभग कोई 530 करोड़ के आसपास का मैं समझता हूं हमारे राजस्व में बढ़ोतरी हुई, जो एक रचनात्मक बढ़ोतरी थी। इस तरह के बहुत से वाटर सेस, बहुत से इस तरह के निर्णय लिए गए। ये ऐतिहासिक फैसले थे। जहां तक मैं समझता हूं हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र की बात आती है, ये क्षेत्र में एक भावनात्मक संबंध कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र के साथ रहा। चाहे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की बात रही हो, चाहे ठाकुर रामलाल जी, वीरभद्र सिंह जी, सभी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे, उनका संबंध इस क्षेत्र के साथ रहा है। और अगर आप 2022 की भी बात करेंगे, जो गत आपका विधानसभा का चुनाव था, इसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, क्योंकि जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरा हमारा क्षेत्र निग्लेक्टेड रहा, साइडलाइन रहा। और आज इसके विपरीत जहां 13 विधायक कांग्रेस पार्टी के और तो 3-4 सीटें जहां हमारे को सफलता नहीं मिली, उसका भी प्रमुख कारण ये रहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के मतों का विभाजन हुआ। और अगर आप हमारे इन मतों को इकट्ठा करते हैं
तो अधिकतर ये 4 सीटें जो हमने लूज भी की थी पिछले चुनाव के दौरान, यहां भी मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का मत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही साथ वर्तमान में हमने विनोद सुल्तानपुरी जी को कांग्रेस आलाकमान ने अपने प्रत्याशी के रूप में हमारे युवा साथी को उतारा है। और इनसे पूर्व हमारे कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी जी, हमारे शार्दिल साहब, दोनों हमारे माननीय जो लोकसभा के सदस्य रहे, उनका संबंध भी हमारे सोलन जिला से रहा है। और बहुत अच्छा कार्य इन दोनों हमारे पूर्व सांसदों के कार्यकाल के दौरान पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र में हुआ। और हमें पूर्ण विश्वास है कि विनोद जी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे, सभी कार्यकर्ता इनके लिए मेहनत करेंगे। और विशेष रूप से जो कार्यकाल हमारे वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप जी का रहा, बहुत ही निराशाजनक रहा। जैसा कार्यकाल उनके पार्टी अध्यक्ष का रहा, उसमें भी चाहे वो उपचुनाव की बात थी, मेयर अवस्थी जी यहाँ बैठे हैं, दोनों जो चारों सीटें हिमाचल प्रदेश के 2021 में उपचुनाव हुए, जिसमें अर्की भी था, जुबल कोटखाई भी था, जिसमें हमारा जयराम जी का अपना संसदीय क्षेत्र मंडी था, फतेहपुर कांगड़ा था, चारों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। 2022 में आपके जनरल इलेक्शन हुए, जगत प्रकाश नड्डा जी का संबंध आपका इस प्रदेश के साथ था। हर तरह का प्रयोग, साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मिशन रिपीट करने के लिए किया था। कोई ऐसे संसाधन नहीं थे। अगर आप तुलना करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की, हमारे सभी मीडिया के बंधु यहाँ पर बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन सबसे बड़ी शक्ति हमारी थी, यहाँ की देवतुल्य जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश की, और कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता। और वही कारण था कि 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। यहाँ तक कि जयराम जी का समस्त उनका मंत्रिमंडल, उनका 1-2 को छोड़कर वो परास्त हुआ। फिर 2023 का आपका मिनी हिमाचल, यानी आप शिमला की बात करें, नगर निगम की, उसका चुनाव हुआ। वहां पर भी 3/4 मेजोरिटी के साथ शिमला की जनता जनार्दन, या क्योंकि वहां पर तो हर जिले के लोग रहते हैं, हिमाचल की जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। अभी चौके की बारी, अब पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात आती है। चौके के साथ छक्का भी है, क्योंकि हमारे को ये उपचुनाव भी 6 मिल चुके हैं। यहाँ पर भी हमें पूर्ण आशा है, जहां हम शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। साथ ही साथ ये 6 जगह जहां उपचुनाव हो रहे हैं, यहां पर भी हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन टिकाऊ उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद देगी, जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया। 1 वर्ष पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुत ही, मैं समझता हूं, उनकी आलोचना करते थे, आज उनके मुरीद बने हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन है, इन सभी बातों को जानती है। यहाँ पर मैं सुरेश कश्यप जी की बात कर रहा था, उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा। हमारे ही चुनाव क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में लगभग 900 पंचायतें हैं। इन 900 पंचायतों में से 450 पंचायतें ऐसी है जहां पर सांसद निधि का 1 पैसा भी आपकी बजटरी अलॉटमेंट आपके 5 वर्ष में नहीं हुई। ये भी एक मुद्दा रहेगा। हमारे जो यहाँ पर उन्होंने घोषणाएं की थी, जैसे हमारे अगर सोलन की बात हो, यहाँ पर टोमेटो बेस्ड हमारा प्रोसेसिंग यूनिट बने, ये उनकी घोषणा थी, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने, अगर हम सेब बाहुल्य क्षेत्र की बात करेंगे, वहां पर ये घोषणा की थी कि हम इंपोर्ट ड्यूटी आपकी सेब पर 3 गुना बढ़ाएंगे। इसके विपरीत आपने 50% से 35% पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी लाई है। सेब को स्पेशल कैटेगरी घोषित करने की बात रखी थी, वो आज तक नहीं हुआ। तो आज पूरे, चाहे वो सिरमौर की बात हो, शिमला की बात हो, चाहे वो सोलन जिले की बात हो, यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन, मैं समझता हूँ अब जवाबदेही तय करेगी। और निश्चित रूप में एकजुटता के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता सोलन, शिमला, सिरमौर के पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि हम आभारी है कांग्रेस आलाकमान के, माननीय मुख्यमंत्री के, पार्टी अध्यक्ष के, जिन्होंने, मैं समझता हूं, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन हमारे को इस क्षेत्र को दी। चाहे सरकार की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहेगा। और इसी सोच के साथ आज हमारा यहाँ पर जनरल हाउस भी है। मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर शार्दिल साहब है, अवस्थी जी है, विनोद जी है,
ये भी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। कुछ बोल दिया आपने, सब कुछ। चलो आप बोलो। पंडित जी बोलिए। नमस्कार, मॉर्निंग। सभी निश्चित लोगों का नाम रोहित जी ने ले लिए। प्रेस के सभी साथियों का अभिनंदन। थोड़े अंतराल के बाद बात करने का मौका मिला आपको विषय। आप लोकतंत्र के चौथे आधार हैं। लोकसभा चुनाव अपने में एक बहुत बड़ा अवसर है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। और बहुत साल पहले मैंने अटेंडिंग ऑन कांग्रेस में फॉरन कमिटी ने रिमार्क किया था कि हमारे पड़ोसी देश में लोकतंत्र की सुगंध भी नहीं है। What to talk of take advantage। तो इतना बड़ा सौभाग्यशाली देश है हमारा, जहाँ लोकतंत्र की रक्षा डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम, डिस्पाइट ऑल द सॉर्ट ऑफ उनसे कह सकते हैं आप दुनिया भर के जोरे खाकर ये लोकतंत्र का जहाज आगे बढ़ता जा रहा है। और इसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जैसे जो हमारे इंचार्ज हैं माननीय रोहित जी ने बड़े अच्छे शब्दों में विस्तार से आप लोगों को सभी लगभग बिंदुओं पर बात की है। और सबसे पहले पिताश्री 6 बार हमारे सांसद हैं, आप सब लोगों के बीच कवर करें। सीएम साहब और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए ही हम लोग ये प्रक्रिया जो अपनाई है नॉमिनेशन से अपना रहे हैं। सीएम साहब तो पूरे मुझे एक पॉइंट एडिशन देना चाहता हूँ। 13 से पहले तो ये करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती लोकतंत्र के चुने हुए निर्भर करती है। वो किस प्रकार का आचरण करते हैं, किस प्रकार की बातें बोलते हैं, किस प्रकार का उनका चलन है, क्या उनकी संस्कृति है, क्या उनका विचार है, इस पर लोकतंत्र की सुरेश के शब्द काफी अयोध्या की बात करता है, मोदी जी की बात करता है। और जैसे रोहित जी ने बात बता ही दिया, मैं पहला बात वही कहना चाहता हूँ कि बड़ा आघात हुआ है हमारे इन पार्टियों से। वो बहुत एक sort of black chapter in the history of democracy जाएगा। और वो ऐसी बात नहीं कि बिना कारण के हो जाती है। वो तब होता है जब हम सत्ता की भूख की तरफ बढ़ते हैं। वो तब होता है कि जब हम अपने दिए गए दायित्व को ना निभाकर कुछ और चाहते हैं, पदों की इच्छा, कुछ और पाने की इच्छा। जैसे कहा है कि भाई धनबल और जनबल का मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास केवल यही नहीं कि कांग्रेस के ही लोग थे, सारा भारत का था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, एनीवन, और सबको एक ही मन में थी लालसा कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त करेंगे। हमारा मिशन जो है, जैसे युद्ध क्षेत्र में हमारा होता है, वी डोंट केयर, वहां भी प्रॉब्लम्स होती है। कोई जल्दी से फ्लोट हो गया, किसी का प्रेशर ठीक नहीं हुआ, किसी रिपोर्ट में रिपोर्ट ठीक नहीं है, किसी की ACR में गड़बड़ी होगी, तो वहां भी बड़े बड़े आपस के मतभेद होते हैं। ऐसी बात नहीं, लेकिन जब युद्ध आता है तो जैसे मैं डोगरा रेजिमेंट का हूँ, तो माँ दुर्गा की सिर्फ झंडा सामने होता है, और हम जब आक्रमण भी करते हैं तब भी वही उद्घोष करते हैं कि बोलो काला माता। सब चीजें भूल जाती हैं, और हम अपने सभी यहाँ तो बड़े सीनियर वर्कर थे, इन्होंने बहुत 6-7 बार तो मीटिंग अपना आशीर्वाद दिया, अपने काम की शैली बताई आपके सामने। और मैं सबसे हाथ जोड़कर यही करता हूँ, हम इसे एक बार और उस चीज को देना चाहते हैं। हमारा संकल्प यही है कि हम
लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोगों में सच को लेके जाएंगे। जैसे रोहित जी ने कहा, लड़ाई सच और झूठ के बीच ही है। ये लड़ाई किस प्रकार का आपने मन में विचार रखा है उसकी, और सच में जो उसकी जो मैं आजादी की जंग की बात कर रहा हूँ, इट वॉज ए वेरी बिग स्ट्रगल बाय इटसेल्फ। और मैं एक दिन पढ़ रहा था कि वी कृष्णा मेनन जी जाकर वहां की जो लेबर पार्टी है इंग्लैंड, उसमें ज्वाइन करके वहां के लोगों को बताया उन्होंने कि हमारी क्यों जरूरत है, क्योंकि वहां इंटेलिजेंस आपस में बहुत बड़ा सोचते थे। तो उस लेबर पार्टी में जाकर घुसकर बताया कि हमारी समस्याएं क्या, हमारे पास विद्वान लोग हैं, हमारे पास वो लोग हैं जागरूक लोग जो भारत को आजाद देखना चाहते हैं। तो समझते थे भाई ये तो सिर्फ यही है सपेरों का देश, भक्तों का, इनको बना रखो बराबर, चलते रहो 300 साल हो रहा और another 2 years कंटिन्यू। ऐसे ऐसे लोग थे बीच में, राजा राम मोहन रॉय, सो मेनी अदर, जिनके नाम मैं इस समय कंसर्वित कर, परंतु मैंने एक उदाहरण दिया। इस प्रकार की भावना थी, और वही भावना आज मैं समझता हूँ उसकी बड़ी जरूरत है, ताकि हमारी प्रौद्योगिकी जो पराकाष्ठा पर चली गई है, विज्ञान जो कहाँ पहुंच गया। अभी जूलियन लिबरो का कुछ 5-6 दिन पहले उन्होंने किया, जो पहले पुलिस चीफ थे महाराष्ट्र, गवर्नर पंजाब, मैं उनको पढ़ रहा था कि मोदी जी मैं एक नॉर्मल सिटीजन के रूप में बोल रहा हूँ, नॉट एज ए पुलिस चीफ या गवर्नर रहा हूँ या कोई बड़ा भारी, नहीं, एक ऑर्डिनरी आदमी का बोल रहा हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि आप हर बार हर स्टेज से बोलते हैं 60 साल में क्या हुआ, 60 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने 10 साल में या 9 साल में वो कर दिया जो उन्होंने नहीं किया। नो डाउट दे हैव डन दैट, दे हैव ऑलमोस्ट ब्रॉट द कंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसे कगार पर कि क्या हम ये आखिरी चुनाव तुम देख रहे हैं। आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, बिकॉज मैं मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूँ और मैंने 3 वार खुद देखे हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि कितनी बलिदान देते हैं बच्चे हमारे खासकर जो हमारा प्रदेश है और पूरा देश है फॉर दैट मैटर। लेकिन उसके बावजूद हम अगर राजनीति में जो प्लानिंग बनाते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए धारणा बनाते हैं, जो एक व्यापक रूप में सोचते हैं करना क्या है इस देश को, अगर वो ही इतने गिर जाए, उस तरह इतना गिर जाए कि सिर्फ जो मर्जी करो कुर्सी पर बैठ जाओ, for the public to decide, it's for the public to choose their people। पब्लिक जो है लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी जनता है, तो जनता इसका फैसला खुद करेगी। एंड आई एम श्योर आप देखेंगे इस निर्णय में 2024 के ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। जो पहला जो मैं कुछ देख रहा था, जस्ट वॉचिंग, बहुत सी चीजें आपको बता दूं, मैं सिर्फ 2-4 बात बताना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक वीर योद्धा की तरह इस तहसील में काम किया। उससे पहले हम लोगों ने कोविड को फेस किया, और जो जल प्रलय था इसमें बहुत नुकसान हुए, जैसे रोहित जी ने बताया। तो 12,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल, इट्स वेरी बिग लॉस। और हमें सचमुच में मोदी जी को मिनिमम ही शुड हैव गिवन 1,000 करोड़ इन रिकॉग्निशन के भाई मैं भी हिमाचल से प्यार करता हूँ, इफ नॉट 4 or 5,000। 1,000 करोड़ तो छोड़ो, जो हमारा बनता उसके लिए भी आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा जो बनता वो तो दो। उसमें भी वो पता नहीं कौन सा गणित फिट करके कभी ये बोलते कभी कुछ करते। और ठीक कहा इन्होंने कि जो महिलाओं के लिए हमने शुरू की थी राशि, उसमें भी वो इलेक्शन फील्ड में पहुंच गए। अरे ये तो मच प्रायर टू द थिंग, तो मैं तो स्वयं सोशल जस्टिस आपका सामाजिक न्याय मंत्री, क्योंकि जब पहली बार सुखाशय की बात हुई थी तो बिल जब ड्राफ्ट किया गया, ये हमारा प्रदेश देश का सबसे पहला था जिन्होंने बच्चों के लिए जो बेसहारा बच्चे 4,000 हैं उनसे शुरू किया है। 4,000 रुपये उनको देना भी हमसे शुरू किया है। और जो महिलाओं के लिए 1,500 की बात जिन्होंने बताई वो भी हम लोग खुद किया उनके साथ। ये दूसरी बात है कि रवि जी 2 दिन बाद ही अपनी टोपी बदल गए और पता नहीं कहाँ चले गए। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वो भी हमारी लालसा को और हमारे लालच को दिखाता है। हम लोग ने पूरे काम किए। माननीय मुख्यमंत्री ने लाइक ए फ्रंट ऑन फुट सोल्जर, हर एक मिनिस्टर के यहाँ बैठे हम
जो अवस्थी जी है ये खुद सॉर्ट ऑफ ही गवाही कि किस प्रकार से इन्होंने कितने पर्यटकों को बाहर निकाला जगत सिंह जी के साथ, किस माइनस टेम्परेचर में गए, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एग्जांपल। और क्या होती है वीरता, और क्या होता है नेतृत्व। ऐसे समय पर जब उनको जरूरत थी तो कांग्रेस ने कब नहीं दिया एग्जाम्पल। तब से लेके अब तक हम ज्यादा वोकल नहीं होते या हमारे पास ज्यादा स्पोक्स पर्सन बोलने वाले नहीं होते, इनके पास होते हैं, दैट आई नो, एंड दे आर टेलिंग ऑल लाइफ। ये मत समझो कि हमेशा झूठ चलता रहेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हम मैं तो 2-3 चीजें आपको और भी बताना चाहता हूँ। ये तो जो आदर्श तो बना है, ये आपका जो सुखाशय, मैं तो कुछ इसकी रिकॉग्निजेंस करके आया, पूरा दिन लगाया, और मुझे याद आया बोलपुर जहाँ जब मैं फोर्ट विलियम में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था तो आया कौन कि क्या है वटी शांति निकेतन, जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विश्व छापा। लगभग उसी का रूप उत्थान जो इस नदी यास नदी के ऊपर एक लताओं ने ज्वाला की, ये उसी प्रकार की जगह बनेगी। और जहाँ 400 रहने वालों के लिए, बालिक बालिकाओं के लिए ये कोई ऑर्डिनरी जगह बनने नहीं जा रही, जो आगे बढ़ने जा रहा है। इस प्रकार की चीजें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक वीर योद्धा सब चीजों को मुकाबला भी किया, और इस पूरे प्रकरण का भी मुकाबला करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं 1-2 चीजें आपको अपने विभाग की बता देना चाहता हूँ। हमारा आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लगभग आधे में पहुंच चुका है, जहाँ पे 6 स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल, सर्जरी एंड सो मेनी अदर एनेस्थीसिया और नर्स होंगे। हमारे लगभग 200 डॉक्टर अगले 6 या 7 महीनों में तैनात होंगे, नो डाउट हो रहे हैं। हमारी बहुत सी और चीजें हैं, जैसे लगभग 200 नर्सिंग ऑफिसर्स आएंगे, ताकि हमारा सोलन जो मल्टीप्लिसिटी हॉस्पिटल है वो भी धीरे धीरे बन पाएगा, और अवश्य अगले 18 महीनों में एक अच्छा अस्पताल बनेगा। तो हमें कुछ ज्यादा इसके लिए एडवर्टीजमेंट करने की दूसरी होती है, हम जमीन पर काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो पूरे भारत में एक आदर्श हो, जिसमें ऐसी अच्छी सफाई हो, ऐसी अच्छी व्यवस्था हो, जिसे आप सचमुच में पहचान न सको कि हॉस्पिटल है या कोई ऐसी जगह। जैसे जब चेयरपर्सन थी श्रीमती विद्या स्टोक जी, हम ऑस्ट्रेलिया में ले गए, शी वाज द चेयरपर्सन ऑफ हॉकी, और हमें ले गए, कब 1 घंटे बैठे, उसके बाद कहते भाव में आपको कहाँ लाई, ये कैंसर हॉस्पिटल है। वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज। वो ये बताना चाहती थी इतनी सफाई होनी चाहिए हॉस्पिटल, इतनी शांति होनी चाहिए जहाँ पे ऐसी व्यवस्था। तो हम लोग इसके लिए नहीं करते कि जरा सा हॉस्पिटल बना दिया, जरा सा अपना दफ्तर बना दिया, कहाँ से बताएंगे पैसे दूर दूर से लाकर, और दुनिया भर में उसकी चर्चाएं करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अपना इतिहास है, कांग्रेस की अपनी कार्यशैली है, और वही काम हम करेंगे। और बस मैं तकरीबन इतनी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। अब हमारे पास अपने हमारे जो मैं आई वांटेड टू कीप द प्रोटोकॉल की ये वर्किंग प्रेसिडेंट है भाई, तो पार्टी में इनका स्थान हमारे से ऊपर है, फिर प्रेसिडेंट का है, पर ये इनको मैं अब चाहता हूँ कि अपनी बात आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी बातों पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ एक बातें मैं जरूर साझा करना चाहूँगा। नैतिकता खो चुकी भारतीय जनता पार्टी आज फिर से एक बार जनता की अदालत में पहुंची है, और ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें किन मुद्दों पे और किन मुद्दों का आधार बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपके समक्ष उनके कैंडिडेट द्वारा क्या प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है, क्या उपलब्धियां अपनी वो गिना रहे हैं, ये अभी तक तो सामने नहीं आया। लेकिन अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कुछ एक बातें उनसे पूछना चाहूंगा।
एक ऐतिहासिक आपदा जो ये पूर्व में आई, जिसका जिक्र माननीय रोहित ठाकुर जी और कर्नल धनीराम शांडिल जी ने भी किया, उस समय उनकी क्या भूमिका थी, आज जनता उनसे पूछ रही है। ये जरूर अपने प्रचार में शामिल करें, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपने क्षेत्र का संरक्षक भी होता है, और जनता को जब सुरक्षा की जरूरत थी, आपने जनता को पीठ दिखाई। और तो और आप यदि लोगों के बीच में नहीं पहुंच सके, लेकिन आपको जनता ने चुनकर संसद में भेजा था, आपका यह नैतिक कर्तव्य था कि आप संसद में अपनी आवाज उठाते, और जो यहां पर आपके लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जो केंद्र द्वारा राहत राशि दी जानी चाहिए थी, उसकी वकालत करते, उसको लाने में आप अपना प्रयास करते, लेकिन ये नहीं हुआ। आज इस बात को आप अपने प्रचार में जरूर शामिल करें कि क्या कारण थे, आप चुप रहे। अपनी चुप्पी का कारण जो है अपने प्रचार में आप जरूर शामिल करें, ये मैं एक बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, मैं स्थानीय मुद्दों पे बात करूंगा। यहां से सोलन को मशरूम सिटी के नाम पे जाना जाता है, और जब मशरूम प्लांट यहां से शिफ्ट किया गया, जो पहचान यहां पर यहां के फार्मर्स ने, यहां के किसानों ने, यहां के ग्रोअर्स ने सोलन को एक नया नाम दिया, उस पहचान को जब हम खो रहे थे, तो उस समय आप कहां थे और आपके क्या प्रयास रहे, इस बात का भी आप जरूर जनता के समक्ष अपना जवाब दें। यह मैं जरूर पहुंचना चाहूंगा। तीसरी बात कि हम चुनाव में जा रहे हैं, और 15 महीने का जो हमारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को दिया, हम उसके आधार पर जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। और हमने अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भंग किया। आपके समय में पेपर बेचे जा रहे थे, नौकरियां चिटों पर दी जा रही थी, अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही थी। जब ये सामने बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि इससे हमारे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन शिक्षित युवाओं का जो पूरा समय अपना देते हैं और इंतजार करते हैं कि कमीशन का जब कब टेस्ट निकलेगा, कब यहां पर एडवर्टाइजमेंट निकलेगी जॉब से रिलेटेड, वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि ये तो पेपर ही बिक गए, और जो पेपर खरीदते हैं वो नौकरी पा जाते हैं। यही कारण था कि जो इतने महीनों में जो जब ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इट वाज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक जो भी एग्जाम्स उनके दौरान हुए थे उस पर प्रश्न चिन्ह था, और वो जांच के जो है दायरे में थे। इसी वजह से हमारे युवाओं को, उन युवाओं को भी जो अपने शिक्षा से और अपनी जो मेहनत से जिन्होंने पेपर पास किया था, उनका रिजल्ट भी रुका है। आज उनको भी आपको जवाब देना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो उन्होंने किए थे, उसका जो रिजल्ट रुका, इसका कारण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व में सरकार थी। आज कर्मचारियों के साथ जो हमने कमिटमेंट की थी, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मैं समझता हूं कि ये नेताओं की जो कमिटमेंट रहती है मतदाताओं से, अपने लोगों से, ये उसका चुनाव है। हमने कमिटमेंट की थी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की, वो की, और ऐसे प्रदेश में जहां पर जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र था वो 5 वर्ष के लिए हमें जनादेश मिला था, वो 5 वर्ष में हमें पूरी करनी थी। लेकिन ऐसे आर्थिक तंगी के बावजूद ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के साथ साथ
प्रदेश सरकार की कमिटमेंट थी और ये नेतृत्व कुशलता थी और ये कुशल प्रबंधन था, जिसकी वजह से 5 गारंटी योजनाएं मात्र 15 महीने में पूरी कर दी गई। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का योगदान रहा, जो 5वीं जो हमारी कमिटमेंट थी, जो 1500 रुपए की सम्मान निधि की राशि प्यारी बहना के नाम से जो दी जानी चाहिए थी और वो अब तक काफी बढ़ जानी थी, 2,43,000 के लगभग जो महिलाओं को वो राशि प्राप्त होनी थी, उसको रुकवाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। इस बात को भी आप अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और अपने प्रचार में शामिल करें कि क्या वजह थी कि जो आपने उनको इस राशि से वंचित किया, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। हमने कर्मचारी बंधुओं को जो है डीए की 2 किस्तें हम दे चुके हैं और एरियर जो है वो भी हमने देना शुरू कर दिया है। हम अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे हैं। हम जो हमने कहा है, जो हमने वादा किया है, हम उसको पूरा करेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये 400 पार का जो नारा ये देते हैं, हो सकता है ये अपना मनोबल बढ़ाने की बात तो करते होंगे अपने कार्यकर्ताओं का कि आप हौसला ना छोड़ें। हमारे पास मुद्दा कोई नहीं है, एक ही मुद्दे को लेकर वो जनता से वोट मांग रहे हैं। और 400 का जो नारा, 400 पार का नारा वो कहते हैं, इसमें मैं समझता हूं कि भविष्य में ये हमें खतरे का भी आभास करवा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान में परिवर्तन के आधार पर जो आज हमारे अंतिम पंक्ति पर जो खड़े लोग हैं, उनके आरक्षण पर कहीं पर यहां पर इनकी नजर हो। और 2/3 बहुमत आपको तब चाहिए होता है जब आपको बदलाव लाना होता है। और ये मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि आज गरीब वर्ग जो है इस नारे के साथ जो है सुरक्षित नहीं है। आज जो हमारा जो एससी वर्ग है, एससी कम्युनिटी है, उनके कहीं आरक्षण पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 पार का नारा आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको संविधान से छेड़छाड़ करनी है और जो प्रावधान हमारा इन वर्गों के लिए रखा गया था पूर्व में, उसको बदलने का आपकी मंशा है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। और इसके अलावा आज हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट श्री विनोद सुल्तानपुरी जी हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं और एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। बहुत सी बातें तो इन्होंने बचपन से ही सीख ली थी राजनीतिक तौर पे, जो जब इनके पिताजी और हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी ने 6 बार प्रतिनिधित्व किया हिमाचल प्रदेश का दिल्ली की संसद में। 13 मई को इन्होंने अपना नामांकन पत्र भरना है, 13 मई को। और 13 मई से पहले जो कार्यक्रम बनाया गया है पार्टी के तौर पर, तो उसमें इन्होंने हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा जो है 13 मई से ये पूरा कर लेंगे। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो यहाँ लोकसभा के प्रभारी हैं श्री रोहित ठाकुर जी सहित कर्नल धनीराम शांडिल जी और वरिष्ठ नेता जो है हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी का जो जनरल हाउस बुलाया गया है, आज उसमें चर्चा करनी है। रोड मैप जो हमने बनाना है, किस आधार पर जो हमने कार्यकर्ताओं को जो हमने जैसे क्लस्टर हमने बनाए हैं, माइक्रो लेवल पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं है, ये चुनाव उन नैतिकता खोए हुए लोगों के साथ है और लोगों को, हमारे मतदाताओं को जागरूक करने का ये चुनाव है। और देश को लोकतंत्र, देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको बचाने का ये चुनाव है। और उस चुनाव की लड़ाई जो है हम धन बल से तो नहीं, जनबल से जो है इसको लड़ेंगे और इसमें विजय हासिल करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, सभी को नमस्कार। हमारे वरिष्ठ नेतागण शिमला सरस्वती पार्टी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया, विधायक बने और इसी दौरान इनको टिकट जो है
जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है हिमाचल प्रदेश की, शिमला पार्लियामेंट्री, उससे इनको टिकट मिला। और इनके टिकट मिलने के बाद पूरे 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पूरे वर्ल्ड के लोग रहते हैं। और अभी पीछे जब डिजास्टर आया, डिजास्टर में जो मौजूदा सांसद हैं जिनको भी टिकट मिला है वो तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न उनसे है कि जब वो मौजूदा सांसद पहली बार बने उस समय से लेके आज तक का दूसरा टेन्योर उनका खत्म हुआ, उसमें वो अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो चुनाव विधानसभा चुनाव क्षेत्र वाइज जारी करें। हर विधानसभा के लोग उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने सांसद निधि का कितना कितना पैसा किस किस क्षेत्र में बांटा है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पंचायत को उन्होंने अपना सांसद निधि का पैसा दिया हो। माननीय कर्नल धनीराम शांडिल जी ने इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, विनोद सुल्तानपुर जी के पिताजी स्वर्गीय केडी सुल्तानपुर जी ने किया, लेकिन ये अपने समय में समय पे सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते थे और अपनी सांसद निधि को इक्वली उन पंचायत में बांटते थे जिससे उनकी डेवलपमेंट होती थी। जब हम लोगों को लोग विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किस पार्टी से संबंध रखते हैं, हम सांसद बन गए और दिल्ली में जाके और शिमला में जाके बैठ गए और दोबारा 5 साल के बाद चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगने जाए। तो ये रिपोर्ट कार्ड के बिना मुझे नहीं लगता कि ये नैया पार होगी। अभी जब डिजास्टर आया उस समय माननीय सांसद साहब ने मेरे क्षेत्र का भी दौरा किया। हमारे माननीय मंत्री जी धनीराम शांडिल जी, नेगी साहब और अनुरुद्ध सिंह जी ने भी दौरा किया। और मेरा साई क्षेत्र में लगभग 4 गांव ध्वस्त हो गए, बिल्कुल ही जैसे गर्क होने के समान जो गांव गिर गए। तो उनमें जब वो मिले, मैं भी गया घर घर। हमने प्रदेश सरकार के साथ साथ मैंने अपनी जेब से भी लोगों को 10-10 हजार रुपये, जिन लोगों के मकान गिरे उनको दिए, पशुओं के लिए तूड़ी भेजी, रहने का प्रबंध हमने वैकल्पिक किया। और प्रदेश सरकार से हम सभी विधायकों ने बात करी माननीय मुख्यमंत्री से कि 1,30,000 में मकान के लिए पैसा नाकाफी है, जिसके लिए उन्होंने सभी विधायकों की बात सुनते हुए कहा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर नया मैनिफेस्टो में चेंज करके नया जो है वो उसका ऐलान करूंगा। उसके लिए 7 लाख की राशि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। केवल घोषणा नहीं की, उसकी पहली किस्त 3 लाख के रूप में पूरे प्रदेश में जिनके घर गिरे थे उनको जारी भी की। और पहले होता था कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, केवल उनको भूमि मिलती थी मकान बनाने के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कहा कि जिन लोगों के डिजास्टर में घर गए हैं उनको 3-3 विस्वा भूमि जो है वो तुरंत प्रभाव से दी जा रही है और उसकी फाइल्स बन के लगभग तैयार हो गई है। और आचार संहिता के कारण वो काम रुका है, उसे भी अलॉटमेंट जो है वो जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो विद इन मंथ जो है हम उनको करके देंगे। और माननीय जो पूर्व सांसद साहब हैं सुरेश कश्यप जी, जब वो मुझे एक दिन मेरी मुलाकात उनसे हुई, मैंने उनसे पूछा कि मेरे क्षेत्र का बुरा हाल है, लगभग सभी ग्रामीण रोड जो है वो ध्वस्त हो गए हैं, इवन मुख्य रोड हमारे गिर गए थे, तो उसके लिए आप कुछ संसद से पैसा दीजिए। तो उन्होंने 1 फुटी कौडी भी दून विधानसभा क्षेत्र में, ना जिला सोलन में, किसी भी पार्लियामेंट हलके में डिजास्टर के समय नहीं दी। और लोग आज सवाल कर रहे हैं कि माननीय संसद जी को आने दो, हम उनका स्वागत अच्छे से करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया तो अब वो क्या करने आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों पूर्व विधायक जी के साथ उन्होंने मेरे यहाँ कुछ मीटिंग्स की, तो मैं देख रहा था कि लोग कितने, किसी में 8 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं। उससे लगता है कि उनकी हालत जो है होने वाली है, तो वो तो समय बताएगा। लेकिन मेरे उनसे कुछ सवाल है। जब हमारी सरकार पीछे 2012 से 17 में थी
हमारा एक मुख्य मार्ग है बरोटीवाला सपाठू सोलन तक, उससे कनेक्टिविटी के लिए उसे नेशनल हाईवे हमने डिक्लेयर करवाया था, लेकिन इन सांसद साहब के टाइम में वो नी नोटिफाई हुआ और वो रोड बंद हुआ। अभी जब जाबली के पास रोड बंद हुआ तो वो रोड वैकल्पिक रोड पे जो है वो काम आया। इसके लिए अभी मैंने डीपीआर बनाई। शांडिल साहब को कहना चाहूंगा कि आपका एरिया भी हमने किया है, आपका कसौली एरिया भी हमने कवर करवाया है। केवल 200 करोड़ की डीपीआर हमने 11 मीटर का रोड जो है जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बद्दी को हमने किया है। तो तीसरा मेरा सवाल है कि बद्दी से 100 करोड़ रुपए की डेली जीएसटी की आमदन प्रदेश सरकार और भारत सरकार को है, जिसमें आधा शेयर 50 करोड़ केंद्र सरकार को जाता है, 50 करोड़ हमें आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बद्दी एक टापू बन गया, मेरे सभी पुल ध्वस्त हो गए, नेशनल हाईवे का काम जो है वो बड़े सुस्त स्तर पे लगा हुआ है। सांसद साहब ने कभी जाके मीटिंग नहीं करी कि भी इस काम को तेजी देने के लिए मैं उसमें अपना योगदान दूं। और रोड्स की दशा, जो नेशनल हाईवे थे उनकी दशा आपके सामने है। और जो केंद्र से पैसा आना था, केंद्र की जो योजनाएं थी वो योजनाएं ठप पड़ी है। मेरे यहाँ एक सेंटर लगा है पानी साफ करने का, 65 करोड़ का। माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री है आनंद शर्मा जी, उनके समय में मेरे पूज्य पिताजी वो पैसा लाए थे, उसकी दशा खराब है। और वहां पे स्मेल का आलम है, लोग बड़े परेशान हैं और पूरे वर्ल्ड के लोग वहां से हैं। और मैं पूछना चाहता हूं सांसद साहब से कि जिस इंपॉर्टेंट एरिया से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होकर केंद्र को भी जाता है, कि वहां की जनता के लिए आपने क्या किया। मेरा जो पहाड़ी एरिया है, वहां के रोड्स, वहां की जो सड़कें थी, उनकी दयनीय दशा हुई, लेकिन सांसद साहब ने एक पैसा भी अपनी ना तो सांसद निधि से और ना ही केंद्र सरकार से। और बीजेपी के जो तीनों सांसद हैं, तीनों सांसदों ने कभी भी चेष्टा नहीं की कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, अपने प्रदेश की स्थिति बनाए। हालांकि हमारी एकमात्र सांसद माननीय प्रतिभा सिंह जी, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो 3-4 बार माननीय पीएम साहब से मिली और उन्होंने प्रदेश के हितों की बात करी, प्रदेश को बजट देने की बात करी, प्रदेश को स्पेशल पैकेज देने की बात की, प्रदेश को जो है वो डिजास्टर राज्य घोषित करने की बात की। लेकिन किसी भी मुद्दे पे ना तो इन तीनों सांसदों ने बात की, ना ही बीजेपी के किसी और लीडर ने बात की। तो आज जो है वो वक्त है चुनाव का। चुनाव में जब कोई भी आदमी दोबारा रिपीट करके जाता है, उससे लोग रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और मांगते हैं और मांगेंगे। तो मेरा मानना है कि माननीय विनोद सुल्तानपुरी जी बहुत भारी मतों से शिमला संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले हैं। और इनके पूज्य पिताजी ने बहुत काम लोगों को किया है, उनकी याद लोगों को आने लगी है। जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे, माननीय वीरभद्र सिंह जी के साथ उनके ताल्लुकात थे और केंद्र में बहुत पैठ रखते थे। और भाई सुल्तानपुरी जी ने केंद्र में भी काम किया है, अभी अपने पिताजी के साथ काम किया है और यूथ से एनएससी होते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और बहुत ही काबिल जो है वो हमारे कैंडिडेट हैं और पढ़े लिखे हैं और ये नब्ज जानते हैं, लोगों की गांव के रहने वाले हैं। और मेरा तो पड़ोसी क्षेत्र है, जब अभी विधायक बने तो काफी सपोर्ट हमने उस समय भी इनको किया। और अभी मेरी चुनौती है कि हम अपने क्षेत्र से इनको लीड दिलाएंगे। और हमारे सभी नेताओं ने जो है पूरी कमर कसी हुई है कि इस बार सुरेश जी को पूरी धूल चटा के हमने भेजना है। ये लड़ाई जो है मुद्दों की है और एक लोकतांत्रिक सरकार को जो अस्थिर करने की कोशिश जो है, नाकाम कोशिश हुई है, उस पे भी लोग जो है इसका जवाब मांग रहे हैं कि वो बताएं कि जब बहुमत से सरकार बनी हुई है उसको गिरवाने की क्या थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी 18-18 घंटे प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के हितों के लिए काम कर रहे हैं। जिन मुद्दों पे सरकार हम लेके आए थे, जिन घोषणाओं की हमने, जिन गारंटियों की हमने बात करी थी, वो गारंटी लगभग 5-6 गारंटी जो है हमने पूरी कर दी है। और जिस गारंटी के लिए माननीय जयराम जी रोज विधानसभा में, संसद विधानसभा के बाहर रोज मुद्दा उठाते थे कि बताएं कि बहनों की जो है वो पैसा राशि कहाँ है। जब हमने वो राशि देने की बात की तो इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ जयराम जी से कि जब किसान निधि केंद्र सरकार ने देनी शुरू की तो कांग्रेस ने तो उसका कोई विरोध नहीं किया। तो ये महिलाओं को देने वाले पैसे जो 1500 रुपये मात्र थे, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उन बहनों को
जो हमने फॉर्म भरने स्टार्ट करे थे उन फॉर्म्स को इन्होंने रुकवाया। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर का, जिन्होंने ये मुद्दा लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए कि ये हमारी ऑन गोइंग स्कीम है, इसे ना रोका जाए। और इलेक्शन कमीशन ने वो कैप हटा के हमें कहा है कि आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब हमारी जो हमारी बहनें हैं उनके लिए 1 अप्रैल से जो हमारा पिछला भी उनकी किस्त होगी वो भी जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद उनके खाते में डलेगी और वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया बदस्तूर रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रदेश को आने वाले समय में प्रदेश को हमने आत्मनिर्भर बनाना है। उन संसाधनों को जिनका दोहन जो है पिछली बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, बैकडोर से जो है वो काम करते रहे। जैसे एक्साइज की अगर बात करूं, ठेकों की नीलामी जो है इस बार 40 करोड़ की बढ़ोतरी से हुई, लेकिन पिछली सरकार में केवल 10% इन्हांसमेंट लेके जो है उनका रिन्यूअल जो है बीजेपी करती रही। तो ये सवाल जनता के सामने, जनता इसकी बात करेगी। तो हर समय वो नंगपना दिखाते थे, लेकिन सुक्खू जी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों को लेके जो है उनको सशक्त करेंगे, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और टूरिज्म में हम लोग काम कर रहे हैं, कांगड़ा को टूरिज्म राजधानी हमने घोषित किया। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो है जो आने वाले समय में युवाओं के लिए और रोजगार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 20,000 युवाओं को प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष में जो है वो रोजगार दिया है। और जो गैर सरकारी संस्थान है उनमें भी दिन रात जो है लगभग, मैं अगर बात करूं बद्दी की, तो लगभग 500-700 लोगों को हमने अपने क्षेत्र में रोजगार दिलाया है। और मैं हमेशा नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ता हूं। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए माननीय धनीराम शांडिल जी लेबर मिनिस्टर थे, तो मैंने इनसे कई बार चर्चा करी कि जो हमारा 70% का उद्योगों में नौजवान साथियों को रोजगार देने का मामला है तो उसको सख्ती से लागू किया जाए, ताकि हमारे हिमाचली नौजवान साथियों को उसमें रोजगार मिले। बहुत सारे मुद्दों पे हमारे जो वक्ता हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, इन्होंने बात कर ली है। तो आप लोगों ने इतने अच्छे से हम सभी की ये पीसी को सुना और इसको प्रदेश सरकार की जनता के सामने लेके जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लास्ट है हमारे विनोद जी, तुम्हारे दूल्हा है, आपने सभी ने बोल दिए। इनका तो सबसे जरूरी है, सबसे हम तो स्कूटर है इनके बराती है। यहाँ आ जाओ, मैं जाता हूँ। आप यहाँ आ जाओ, आप बीच में आओ, आप इधर आओ, कोई बात नहीं। अभी आओ, आप क्यों आएंगे? तो कंफर्टेबल जी। नाम लेने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मेरे सारे सीनियर लीडर्स और अभी आपके सामने सभी ने बहुत ही विस्तार से कांग्रेस सरकार के बारे में जो हमारी नीतियां हैं, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के लीडरशिप में सरकार चल रही है, इससे क्लियर है कि इसमें एक सच्ची बात भी है कि एक हमारी जो सरकार है, एक वेलफेयर स्टेट सही मायने में इस्टेब्लिश्ड हुई है। इसमें ये प्रश्न नहीं रखा गया कि कोई वोट के राजनीति के तहत काम किया जाएगा। अगर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, इनके ऊपर जो इतनी दिल्ली की जो सरकार है, उनके हमारे जो भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे ओपीएस है या चाहे हमारे अन्य कोई स्कीम्स हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस सरकार को रोकने के लिए उन्होंने काम किया। और आपने देखा एक बहुत ही गंभीर, जो मैंने अपने भाषण में भी बोला, कि हमारे हिमाचल के ऊपर जो काली नज़र पड़ी, जिसमें एक इन्होंने नया नाम दिया, जिसमें कहा ऑपरेशन लोटस। हमारे कर्नल साहब ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसमें लड़ाइयों में गुरिल्ला वॉरफेयर भी होता है, पर ये एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ है।
मैं समझता हूँ जिस तरह का रीति रिवाज हिमाचल का है, उसके विरोध में उसकी परंपरा को मुझे लगता है शर्मसार किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये निर्णय लिया, शिमला पार्लियामेंट और मंडी पार्लियामेंट में 2 सिटिंग विधायकों को चुनाव लड़ाने की बात की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो हिमाचल की वीर भूमि है उसे जो शर्मनाक तरीके से इन्होंने एक लो ग्रेडेड तरीके से इस प्रदेश को डिस्टर्ब करने की बात की गई है। आज हम दोनों को जो चुनाव में डाला गया है, मैं समझता हूं एक सरकार हिमाचल के हित की बात समझती है, और ये क्लियर इंडिकेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी फ्रंट फुट से खेलते हैं, एक योद्धा हैं। जब भी मुसीबत आती है वो सामने आके लड़ते हैं और उसको फेस करते हैं, और हिमाचल को आगे ले जाना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। जहां हमारी बात रिप्रेजेंटेशन की आई है, एक सांसद, एक विधायक जब अपनी सीट जीतता है, चाहे वो पार्लियामेंट में जाए चाहे वो विधानसभा में जाए, लोगों की बातों को बिना उनके बोले भी, क्योंकि उनका एक दिल का कनेक्शन होता है कि किसी को समस्या आई है और उसका समाधान इस सदन में जाके होता है, इन दोनों सदनों में लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं वहां होता है। पर मुझे दुख है कि पार्लियामेंट की तरफ से जब भी हमारे सांसद जी ने कितने प्रश्न पूछे होंगे, इसके बारे में मुझे लगता है यहाँ के लोगों को सोचना होगा। त्रासदी आई, त्रासदी के बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी है, इसीलिए इसके बारे में बात की जा रही है। आज हमारे जो सांसद हैं, मैंने पिछली बार भी कहा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के द्वारा जितना मैन मेड डिजास्टर हुआ है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जब हमने एज ए रिप्रेजेंटेटिव विधायक होने के नाते जब मैंने ये बात हमारी विधानसभा में रखी, तो जब मुझे जवाब आया तो एनएच के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई भी डीपीआर का प्रावधान नहीं किया गया। और धर्मपुर में आप लोगों को सभी को मालूम होगा, क्योंकि हम सोलन के निवासी भी हैं, 5 लोग सड़क पे चल रहे थे और उनके ऊपर एक गाड़ी ने उन 5 को रौंद दिया। मुझे याद है उस दिन जब वो एक्सीडेंट हुआ, हमारे बच्चों, वो जो यंग बच्चे थे 19 से लगभग 23 से 26 साल के लड़के थे, वो उनका पोस्टमार्टम करवा के गोरखपुर तक भेजा गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। क्या नितिन गडकरी जी तो बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है बहुत प्रोग्रेसिव हैं, कोई भी पार्टी का उनके सामने कोई बात रखता, मुझे लगता है उसके ऊपर वो समाधान देते। अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सांसद जी ने इसके बारे में जिक्र तक करना समझा कि ये नहीं करना है मुझे, या बात ही नहीं करनी। हम इलेक्टेड होने के बाद क्या काम करते हैं, ये बहुत मुख्य एक प्रश्न है। और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में हमें ये लिबर्टी दी जाती है कि जो अपना बात है, अपना जो पक्ष है, अपने लोगों की जो समस्या है, उसे हमने निडरता से विधानसभा में रखा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो जिम्मा हमें दिया है, मैं शिमला पार्लियामेंट के सभी हमारे जो वोटर्स हैं और हमारे यहाँ के प्रबुद्ध जनता है का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। मेरे पूज्य पिताजी जिन्हें अद्भुत प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके बाद आज मुझे एक मौका मिला है उनके पद चिन्हों पे चलने का। मैं सौभाग्यशाली हूँ और अपनी हाईकमांड का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि मैं आपके
जो शिमला पार्लियामेंट है, हमारे जो लोग हैं उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को मैं जनता के बीच रखूंगा, निडरता से रखूंगा। यही मैं कहना चाहता हूं और मैं अनुरोध भी करना चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें ताकि हम हिमाचल को, हमारे शिमला पार्लियामेंट को आगे ले जा सकते हैं। और मैं सभी हमारे लीडर्स का यहाँ पे आने पे धन्यवाद भी करता हूं। और आज सोलन से हम आगाज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और आपके साथ मेरा जो टूर प्रोग्राम है, कंटिन्यूटी में हमारी टीम जो है वो इसको फोकस भी कर रही है और आप तक वो पहुंचा दिया जाएगा। पूरी फील्ड में हम जा रहे हैं और लोगों की समस्या का जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और मैं आश्वासन देता हूं कि अभी मुझे सिर्फ 3 दिन पर कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रहे हैं, पर चुनाव जीतने के बाद ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां की समस्या को मैं समझूंगा और वहां पे जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग जैसे मैं अपनी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में करता आया हूं, वैसे ही मैं पूरे पार्लियामेंट में करूंगा और जो लोगों की समस्या है उसका समाधान करने के लिए मैं पूरा प्रयासरत रहूंगा। यही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा सवाल आपके डिपार्टमेंट से कि वैसे में तो निर्णय पर पूर्व सरकार के समय में लिया गया था, लेकिन आपकी सरकार के दौरान वो निर्णय चला हुआ है कि का सामना करना पड़ा। मेरा सवाल है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में इस तरह का निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण चाहे प्राइमरी स्कूल है चाहे मिडिल स्कूल है, उनके खाते HDFC बैंक में ही खुलेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या वजह है कि HDFC बैंक में खुले। और दूसरा, क्योंकि अगर मैं सोलन जिला की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर केवल 13 ब्रांचें हैं, उसके कारण कितने अध्यापकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो जहाँ पर एक टीचर है तो वहाँ पर तो स्कूल ही बंद करना पड़ता है। ऐसे तो ये लोकसभा चुनाव से संबंधित हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन शुरुआत में एक विषय मेरे संज्ञान में लाया है और पिछले वर्ष भी इन जनरल, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का अपना गवर्नमेंट का काफी पैसा होता है, हमने निर्णय लिया था कि जो हमारा नोडल बैंक है, और मेरा तो अपना ये मानना है कि हमारे जो अपने नेशनलाइज बैंक्स है या फिर हमारे जो स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और पिछले वर्ष जो हमने निर्णय लिया था इसके आधार पे था। आपने एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधित विशेषकर सोलन जिला का मामला मेरे संज्ञान में लाया, प्रकाश में लाया है, इसको मैं स्वयं देखूंगा। और जो हमने निर्णय लास्ट ईयर 2023 में लिया है, यूको बैंक का लिया जो हमारा राष्ट्रीय बैंक है, ये मैं पता करूंगा। सोलन वाला अस्ति भाई, आपसे प्रश्न है। कल प्रतिभा सिंह ने कहा कि गंगूराम मुसाफिर जो है कांग्रेस में घर वापसी कर चुके हैं, वहीं अब राजीव शुक्ला जी की तरफ से आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आखिर है क्या? श्री गंगूराम मुसाफिर जी ने अपनी इच्छा जाहिर करी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और वो उस दिन आए भी, बैठक में शामिल भी हुए और उन्होंने विधिवत रूप से जो है वो अप्लाई किया, जो कि इसका एक सिस्टम है, प्रक्रिया है। और जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास उनका जो ये हमने रख दिया गया है पक्ष, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से वो चला गया है। वहां से जैसी स्वीकृति आएगी आधिकारिक तौर पे वो शामिल होगी। तो अभी आधिकारिक तौर पे जो स्वीकृति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं वो लंबित है, बाकी प्रदेश स्तर पे हमने कर दिया है। प्रतिभा सिंह जी ने और माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ है। और आने वाले कल से 23 तारीख से हमारा कार्यक्रम पचाद विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मुसाफिर साहब भी होंगे, वो भी हमारे 7 मरतबा विधायक रहे हैं, और साथ में हमारी जो पार्टी प्रत्याशी दयाल प्यारी जी रही है। सामूहिक रूप से हम विनोद जी के लिए वहां पर प्रचार करेंगे। ये शुरुआत है और निश्चित रूप में बहुत लोग गंगूराम मुसाफिर जी की बात उन्होंने करी, तो उन्होंने खुद इच्छा जाहिर करी। इच्छा जाहिर कोई करेगा तो हम बिल्कुल मेरिट के आधार पर, और कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। इसमें कोई भेदभाव के बिना जो है हम इसमें सभी को जो है, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आगे उसका स्वागत। क्या वीरेंद्र कश्यप जो भाजपा के 2 बार के सांसद रहे, उनसे इच्छा जाहिर की है क्या कांग्रेस से पार्टी में आऊं? नहीं, अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं, आधिकारिक तौर पर कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा जाहिर
ये मेरा आपसे प्रश्न है नौशाद। बोलिए जी। आप शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रभारी हैं। 2009, 2014, 2019 25,000, 85,000, 3,27,000 से सीट हार रही है कांग्रेस। ट्रेडिशनल सीट है, पारंपरिक सीट है, हिमाचल की ये सीट कांग्रेस की गढ़ है। ऐसे क्या कारण है कि इस क्षेत्र में पर्टिकुलर संगठन का ढांचा पूरी तरह से कोलैप्स हो गया? जहां तक तो आप 2009 की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो मात्र कोई 27,000 के आसपास का अंतर रहा। चलो 25,000 का ही अंतर रहा और साहब भी हमारे प्रत्याशी थे और मुख्यतः जो जीत हुई उस वक्त वीरेंद्र कश्यप जी की। कारण ये था कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट थी, उस वक्त मोहम्मद साहब मुख्यमंत्री थे और 14 और 19 में जो एक मैं समझता हूँ एक इस तरह का प्रचार किया गया मोदी वेव के नाम पर, पूरे विशेषकर उत्तरी भारत में इस तरह का माहौल बनाया गया। लेकिन अब 10 वर्ष के आसपास की अवधि आ चुकी है और जैसे वर्तमान सांसद की बात आती है, जैसे मैंने उदाहरण यहीं पर ही शिमला संसदीय क्षेत्र का आपसे साझा किया, 5 वर्ष में सांसद निधि आपकी 900 में से आधी पंचायतों में आवंटन नहीं हुआ। और चलो राशि तो दूर की बात रही, दर्शन भी मेरे को लगता है, जहां तक तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, ये स्थिति मेरे को लगता है सिरमौर की है, सोलन की है। दर्शन भी उनके दुर्लभ रहे हैं। आज अकाउंटेबिलिटी का समय है, जवाबदेही का समय है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जागरूक जनता जनार्दन, शिमला संसदीय क्षेत्र की हमारी जागरूक जनता जनार्दन इस बात का जवाब 2024 में अवश्य देगी। सर, यदि हम बात करें तो सरकार की आदि के जो कैबिनेट शिमला संसदीय क्षेत्र से है और संगठन में भी आपके बड़े होते हैं शिमला संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट, तो क्या वजह रही है कि अभी तक शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस अपना प्रचार भी शुरू नहीं कर पाती और भाजपा जिसके केवल 3 ही विधायक है वो प्रचार में आपसे आगे नहीं जुड़ी? आप जानते हैं कि जहां तक तो शिमला संसदीय क्षेत्र की बात है, हमारा अभियान प्रारंभ हो चुका है और आज हमारा जनरल हाउस यहाँ पर सोलन में है और इसके उपरांत जैसा अभी अवस्थी जी ने भी कहा, हमारे लगभग 13 तारीख को नॉमिनेशन विनोद सुल्तानपुरी जी का है। उससे पहले प्रथम चरण में 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कैंडिडेट की उपस्थिति होगी। बाकी उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री और भी जो हमारे राष्ट्र के नेता है वो भी आएंगे और ये चुनाव मैं आपको बताना चाहूंगा ये सबसे महत्वपूर्ण ये हमारे कार्यकर्ताओं का चुनाव है। हमारे विधानसभा क्षेत्र की अगर आप बात करें, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, हमारे पार्लियामेंट में अगर आप यहाँ की बात करेंगे 900 पंचायतें हैं, 2000 पोलिंग बूथ है। किसी भी कैंडिडेट के लिए संभव नहीं कि हर जगह जाएंगे और जैसा विनोद जी ने कहा है जितना इनके पास समय है 2 या 3 दिन ये हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इनको जीत मिलने के बाद पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में हर पंचायत में जाएंगे। इसका सबसे बड़ा अनुसरण हमारे पूर्व के सांसद धनीराम शांडिल जी का है। हर विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत तक आज तक इनको याद किया जाता है, सुल्तानपुरी जी को याद किया जाता है और हमारे भाजपा के सांसद की उपस्थिति नामात्र नदारद रही है। अच्छा, सिरमौर में जो है घाटी का जो मामला है उसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया जा रहा है कि कांग्रेस ने उस मुद्दे को डिले किया है। कपूर साहब, अगर ऐसी बात होती तो आपके 2022 के चुनाव में जब चरम पे ये मुद्दा था उस वक्त भी आप जानते हैं कि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। हर तरह का प्रयास किया गया। अमित शाह जी जो नंबर 2 आपके केंद्रीय मंत्री है, विशेष रूप से हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे डिप्टी स्पीकर को वहां पर हराने के लिए विशेष रूप से आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सिरमौर हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की कर्मभूमि है, उनका जिला है। 3 सीटें हमारे को आई और जो 4थी सीट हमने पछात की हारी है वो मत विभाजन के कारण हारी है। अगर आप ये जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट और जो हमारे मुसाफिर साहब खड़े हुए थे, लगभग कोई 32,000 के आसपास वोट उनको पड़ा। ये स्थिति पोंटा की थी। वहां पर भी हमारे एक मनीष ठाकुर जी खड़े हो गए जिसके कारण कोई 6-7 हजार वोट वहां पर भी नुकसान हुआ है। ये पूरा हमारा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ है और जो पीछे कमियां रही, जैसे भाई साहब ने कहा 14 की और 19 की, ये सारी जो कमियां हैं हम 24 में अवश्य पूरी करेंगे। आप सबका धन्यवाद। आप सबको